ठीक है, तो अब है इसमें ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में थोड़ा तो लिख ही लिए थे ना पहले, कुछ अलग से कुछ नहीं जानना है। लेंथेनाइड्स के बारे में आप लोग देखें किस पीरियड में लाई करता है। लेंथेनाइड पीरियड 6 में है और एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक है? 57 to 71 है। पहला एलिमेंट लैंथेनम है। लिखना है क्या? छोड़ो, ऐसे ही लिख लोगे, है ना? क्या क्या लिख लोगे, थोड़ा बता दो क्या क्या लिखोगे। लैक्टिनॉइड्स के बारे में लिखोगे, लैक्टिनॉइड्स के बारे में एटॉमिक नंबर 57 to 71 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पीरियड 6 में लाई करता है। 57 नंबर लैंथेनम है और 71 नंबर ल्यूटेटियम है ना? और ये आखिर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप का ही पोर्शन है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है प्रॉपर्टी, ये भी शो करता है। इतना चीज इसमें लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। वैसे एक्टिनॉइड्स के बारे में क्या लिखोगे? पीरियड 7 में है, एटॉमिक नंबर 89 to 103 है। पहला एलिमेंट इसका एक्टिनियम है और एंड कहां पर हो रहा है? लॉरेंसियम पर, है ना? और क्योंकि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट का ही हिस्सा है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला प्रॉपर्टी को ये भी जो है वो शो करता है। और अलग से देख भी सकते हो, एक्टिनॉइड्स में तुमको वो सब मिलेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखो, है ना? है ना? मेन बहुत बढ़िया बढ़िया यूरेनियम है, थोरियम है। तो एक्टिनॉइड्स में ऐसे तो ट्रांजिशन का कल हम लोग प्रॉपर्टी लिखे ही थे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है ट्रांजिशन में, तो एक्टिनॉइड्स में मेजर ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद होता है, ये लिख सकते हो। लिखवा दूंगी, हो जाएगा। लैक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, एटॉमिक नंबर लिखना, किस पीरियड में लाई करता है लिखना, कहां से कहां तक, पहला एलिमेंट कौन है और अंतिम एलिमेंट कौन है, और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के बारे में लिखना होगा, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा सा लिख लेना बढ़िया से। लैक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखने पर और किस पीरियड में लाई करता है लिख दोगे तो भी काम जो है वो चल जाएगा। लैक्टिनॉइड्स में खास एलिमेंट कौन कौन सा है? बहुत कुछ खास एलिमेंट नहीं है ना, इसमें कुछ खास बात नहीं है। एक्टिनॉइड्स वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उतना लिखने के लिए आएगा भी नहीं। तुमसे मैक्सिमम पूछा जा सकता है एटॉमिक नंबर कहां से कहां, पहला एलिमेंट कौन है, लास्ट एलिमेंट कौन है, और कौन से पीरियड पर लाई करता है। और ग्रुप के हिसाब से बात करो तो ये सब ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में आता है, इतना कम से कम देना। ओके, बाकी वी कैन स्टार्ट लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम है कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये अभी तक एक्चुअली में इनकम्प्लीट ही है, अभी भी ये बन ही रहा है। 1913 से लेकर के अभी तक ये मॉडिफाइड हो ही रहा है। तो जो ट्रेंड्स भी हम लोग पढ़ेंगे वो भी 100% एफिशिएंट नहीं है। ट्रेंड भी कुछ हल्का एलिमेंट में काम करेगा, आगे हो सकता है काम ना करे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे तो चीज ये है। दूसरा नंबर, अभी जो हम लोग 10th क्लास में ट्रेंड्स पढ़ेंगे वो विदाउट मेजर एक्सेप्शन पढ़ेंगे, मतलब जहां बीच बात में ये रूल गड़बड़ा जाए वो वाला 10th के बुक में नहीं है। उसके लिए कल बात हुआ था, साइंस ऑप्ट करो, केमिस्ट्री पढ़ो। केमिस्ट्री में आपको ये सारे ट्रेंड्स, मैथ्स का रूल तो है नहीं कि फॉर्मूला में डाल दें और बिल्कुल सही सेटअप हो जाएगा। देयर विल बी मेनी एक्सेप्शंस इन द प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स विच यू हैव टू स्टडी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और बनता है एक्सेप्शन क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही अभी तक पूरा नहीं बना, पीरियोडिक टेबल ही बार बार मॉडिफाइड हो जा रहा है, तो प्रॉपर्टी वगैरह आगे पीछे होते रहता है। 10th क्लास में जो ट्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे वो लाइटर एलिमेंट के लिए मेनली पढ़ेंगे। 10th क्लास के लिए जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें बीच बीच में जो एक्सेप्शंस आता है वो सबको कंसीडर नहीं करते हुए पढ़ेंगे, और नहीं दिया हुआ 10th के बुक में। हम लोग ऊपर से ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में पूरा चैप्टर ही आप लोग ऊपर से, मतलब पूरा एग्जैक्ट मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हो, मॉडिफाइड करके तुमको सिखाया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, खुद ही मॉडिफाइड हो रहा है, तो ट्रेंड 100% एक्यूरेसी से कैसे पढ़ सकते हो। तो जितना पढ़ना है 10th क्लास में उतना अभी हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और एज अ गुड साइंस स्टूडेंट वी शुड नो कि ये सब ट्रेंड हल्का फुल्का एलिमेंट और वो सब एलिमेंट जिसके बारे में तुमको मालूम है उन सब पर ही काम करता है। बहुत जो पीछे वाला एटॉमिक नंबर हेवियर एलिमेंट है जिसके बारे में तुम कभी सुने ही नहीं हो, उन सब पर ये सब ट्रेंड प्रॉपर्टी जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। ओके, तो ट्रेंड्स इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसमें किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ, आप लोग में से जो लोग अबव एवरेज समझने के लिए स्टार्टिंग में बताया गया था कि एक क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं, उसको अरेंज करना है। अरेंज करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, अंत में तरीका निकाला गया वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अंत में एक खास तरीके से क्लास में बच्चों को अरेंज कर दिया गया, एकदम फाइनल यही मेरा अरेंजमेंट है। फिर क्लास में न्यू एडमिशन हुआ, फिर वो जो बच्चा आया
वो फिर उस पढ़ाई में अच्छा हो सकता है। जितने का मैं ग्रुप बनाया था उसमें से सबसे तेज निकला, या जिसको मैं रखा था कि ये स्पोर्ट्स में सबसे ब्रिलियंट है, वो उससे तेज निकल गया। तो जैसे जैसे नया एलिमेंट आगे पीछे, या फिर जिस बच्चे को मैं रखा था कि 70% वाले ग्रुप में है, वो मेहनत करके 95% ले आया, फिर तो मेरा पूरा ग्रुप आगे पीछे होना ही है ना। उसी तरह से है, आप ये ट्रेंड जो फॉलो करेंगे वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो अप नहीं होता है। ये ट्रेंड सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है। ओके, ट्रेंड्स में नंबर 1 में 5 पढ़ना है 10th क्लास में, और सीनियर क्लासेस में लोग केमिस्ट्री ऑफ करेंगे 17 ट्रेंड पढ़ना है। अभी सिर्फ 5 ही आपके क्लास में। ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियड टेबल में पहला नंबर पर है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। पहला ट्रेंड है साइज रेडियस का। और जो लोग अबव एवरेज है ट्राई करेंगे ये सब चीज याद नहीं करने का, याद करके क्या ही होगा, ये सब समझ लेने पर खुद से ही सेटअप हो जाता। अब रटने ही वाले हो तो अलग बात, ठीक है। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज रेडियस। तो इसमें हम लोग 2 तरह से ऐसे ही करके लिखना है पूरे चैप्टर में। इधर की तरफ रखेंगे दिस इज डाउन द ग्रुप, इस तरफ अक्रॉस द पीरियड्स। और कभी भी ये ट्रेंड 10th क्लास में खास करके जब आपको बताना हो, सोचना हो, तो ऐसा ग्रुप और ऐसा पीरियड लेना जिसके बारे में तुमको मालूम हो। अब पीरियड 6 मत लेना, पीरियड 6 में जो एलिमेंट है तुम कभी नाम ही नहीं सुने हो इन सब का, उस पे जाकर ट्रेंड बनाने बैठोगे, गलत पलत ही आ जाएगा। सिंपल ग्रुप, सिंपल पीरियड लेना, क्योंकि ऊपर ऊपर से ही तुमको ट्रेंड फॉलो अप करवाना है। सिंपल एलिमेंट, जो ग्रुप जिस पीरियड के बारे में आप 100% श्योर हो, उन्हीं सब के बारे में बातचीत करना, ठीक है। तो जैसे कोई शुरुआत का ग्रुप देखो, ग्रुप 1 देख लेते हैं, है ना। ग्रुप 1 वाला ठीक है डाउन द ग्रुप में देखने के लिए। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। इसके बाद वाले का तो एटॉमिक नंबर KLMN काम ही नहीं करता, तो यही रख करके समझने का ट्राई करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और अक्रॉस द पीरियड में पीरियड 2 नंबर पीरियड में कौन कौन है देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। तो सिंपल जो ग्रुप जिस पीरियड के बारे में आपको क्लियर कट मालूम हो उसी के बारे में प्रॉपर्टी बताइएगा, अपने से एकदम आलतू फालतू में मत चले जाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से बात करते हैं। साइज का बात हो रहा है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। छापना बंद करके लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो K में, L में, सोडियम का 11 होता है 2, इसका 19 होता है 2, 8। तो शेल का संख्या क्या हो जा रहा है, एक बार सेल ही बढ़ जा रहा है, तो साइज क्या होगा एटम का। तो आप डाउन द ग्रुप आते आते एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, यही ट्रेंड है। दिस इज द ट्रेंड। डाउन द ग्रुप हम लोग आएंगे तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज जो है वो एटम्स का, एलिमेंट का इंक्रीज करेगा, ठीक है। इन सब में ढेर सारा एक्सेप्शन आप लोग को पढ़ना है सीनियर क्लासेस में। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एक्सेप्शन है, 10th में नहीं है। 10th में ऊपर ऊपर से बातचीत करना है, ऊपर ऊपर से बातचीत किया जाए तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ओके, तो लिखो ऐसा ही। डाउन द ग्रुप में क्या हुआ, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू, क्यों इंक्रीज किया, ड्यू टू एडिशन ऑफ वैलेंस, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वैलेंस शेल्स। रटना मत, अपना कॉमन सेंस लगा करके बताना होता है आंसर। डाउन द ग्रुप चलेंगे तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि वैलेंस शेल जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ट्राई करना, रटना नहीं, अपना नहीं, क्योंकि 5 जो ट्रेंड 10th में दिया हुआ है वो सब अभी के अभी कर लेंगे हम लोग। एक्स्ट्रा बैलेंस सेल है, इजीली समझ में आया बेटा, दिख रहा बात है, ठीक है, लिख लिए। अब अक्रॉस द पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड में बड़ा मजेदार है, ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है।
और कल मिस्टर असगर बता भी रहे थे कि पीरियड नंबर 2 में है ना, पीरियड नंबर 2 शो ही करता है कि इन सब में जो वैलेंस सेल है, सेल का संख्या कितना है, वो 2 ही होगा। नहीं, K में 2, L में 1, K में 2, L में 2, K में 2, L में 3, K में 2, L में 4, K में 2, L में 5, K में 2, L में 6, K में 2, L में 7 और K में 2 और L में 8। तो सेल्स का संख्या कितना रह जा रहा है? सेम रह जा रहा है। और साइज बढ़ क्यों रहा था? सेल का संख्या बढ़ने के लिए। और यहां पर सेल का संख्या नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज बढ़ने का चांस तो नहीं है। एक आप लोग जिन लोगों को पढ़ाई समझ में नहीं आता उन लोगों को छोड़कर बाकी लोग, सेल बढ़ नहीं रहा है, नंबर ऑफ सेल्स के वजह से ना साइज बढ़ा, इसमें सेल बढ़ ही नहीं रहा। क्रॉस द पीरियड में सेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, सेल्स इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो साइज बढ़ने का कोई चांस नहीं है। अब 2 ऑप्शन बच रहा है, या तो सेम रह जाएगा या फिर वो घट जाएगा। ठीक है, या तो सेम रह जाएगा या फिर घट जाएगा। उसके लिए आप लोग अपना किताब निकालिए जरा सा। ग्रुप के हिसाब से एग्जांपल दिया हुआ, पीरियड का कोई एग्जांपल नहीं होगा। बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एक ही ग्रुप में है। देखो तो जरा, वो इसी का है। अच्छा चलो ठीक है, बता दो जरा। इसमें बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गेनाइज वे में नहीं। देखो एक्टिविटी 5.7, एक्टिविटी 5.7 पेज नंबर 88। और अभी तक आप लोग जितना भी एक्टिविटी केमिस्ट्री में कर रहे थे, वो एक्टिविटी ऐसा था कि जो एक्सपेरिमेंट तुम घर पे कर भी सकते थे। ये तुम्हारे करने के बस के बाहर की बात है। वो बस टेबल दिया हुआ, उस टेबल को देखो। और वो टेबल अभी आपके फ्रेंड बता रहे ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, बट इतना तो दिख रहा होगा कि बोरॉन का, बेरिलियम का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, लिथियम का और कार्बन का, ये इसी ग्रुप का है। इसमें आप देख रहे हैं एटॉमिक साइज जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब है सेम तो नहीं रहेगा, सेल सेम है, सेल सेम है, बट उस एक्टिविटी से साफ दिख भी रहा है वो एक्टिविटी आप कर नहीं सकते, आपके बस के बाहर की बात है। एटॉमिक साइज सेम नहीं रह रहा। तो अब हमारे पास ऑप्शन बस बच के बढ़ सकता नहीं था, क्योंकि सेल बढ़ नहीं रहा है, या तो बराबर या फिर घट रहा है। देख रहे हो चेंज होते हुए। और अगर आप उसको ठीक से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे लगाओगे तो आपको पैटर्न दिखेगा घटते हुए। अक्रॉस द पीरियड आपको एटॉमिक साइज, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो है वो आपको घटते हुए दिखेगा। एक बार देख लो, पैटर्न देख लो। सबसे पहले उसमें लिथियम आता है ना, लिथियम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद बेरिलियम का होगा, उसके बाद बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का। इसे दिख रहा है अक्रॉस द पीरियड चल रहे हो तो एटॉमिक साइज का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सेल्स बढ़ नहीं रहा है, साइज बढ़ने का कोई चांस नहीं है, बराबर नहीं रह करके थोड़ा सा इसे आपको लगेगा बहुत ज्यादा है, बट उसके यूनिट तो आप देखें, यूनिट देखो किसमें, पीएम, पिकोमीटर। कितना होता है पिकोमीटर में? -12। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा, 100 से 80 हो जा रहा है, 80 से 70 हो जा रहा है। उतना नहीं हो रहा है, ये 10 का पावर -12 उतना हो रहा है, बहुत कम है ये। आपको लग रहा होगा कि बाप रे बहुत ज्यादा साइज कम हो जा रहा है। साइज कम नहीं हो रहा है, एकदम निग्लिजिबल है वो, लेकिन कम तो हो रहा है, बस बढ़ नहीं रहा है। अक्रॉस द पीरियड साइज जो है वो कम हो रहा है। दिमाग में ये ना रहे कि बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। यूनिट पिकोमीटर में है, पिकोमीटर 10 की पावर -12 होता है। 5 × 10 की पावर -12 कम हो रहा है, तो कुछ नहीं हुआ, निग्लिजिबल है। ठीक है, खैर हम लोग ट्रेंड के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो अक्रॉस द पीरियड में क्या हो रहा है? अक्रॉस द पीरियड बताओ क्या ट्रेंड देखा? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज, रेडियस डिक्रीज। अभी लिखना मत, साइज रेडियस जो है वो क्या करते आ रहा है अक्रॉस द पीरियड में, ये डिक्रीज करता है। ओके, अब सवाल है थोड़ा सा कि क्यों। तो केमिस्ट्री में आंसर क्लास के हिसाब से होता है। 9th को समझाना तो अलग तरीके से, 10th को समझाना हो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से, 11th को समझाना हो यही क्वेश्चन अलग तरीके से समझाता है आदमी। बट अभी आपके हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से क्या लिखना है? सेल बढ़ नहीं रहा है, साइज बढ़ नहीं सकता है, या तो घट रहा है या फिर सेम रह रहा है, घट ही रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सेल का संख्या सेम रह जा रहा है, सेल का संख्या सेम रह जा रहा है, बट
जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, रदरफोर्ड का, नील बोर का, जे थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस हिसाब से हमको मालूम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। और आगे बढ़ते बढ़ते अगर देखो, ऑक्सीजन के पास, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। और फ्लोरीन के पास देखो 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में, फिजिक्स का अगर लैंग्वेज के हिसाब से बात करेंगे तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जगह बराबर है, सेल का संख्या बराबर है, उतना ही जगह है, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, आपस में अट्रैक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का वजह से क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा कि कमेगा, इसलिए अक्रॉस द पीरियड जो है वो साइज थोड़ा सा ही सही जो है वो कम हो जाता है। बाकी इसमें और भी आप लोगों को इफेक्ट पढ़ना है सीनियर क्लासेस में। देयर आर मेनी इफेक्ट, लाइक शील्डिंग इफेक्ट से लेकर के और बहुत सारा इफेक्ट है। बट अभी अगर ऐसे सिंपल हिसाब से बात करेंगे, जगह बराबर, उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है। 3-3 इसका न्यूक्लियर चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, यहाँ आते आते 9-9 हो जा रहा है, यहाँ 7-7 है, यहाँ 5-5 है। जगह बराबर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से थोड़ा सा ही सही साइज जो है वो थोड़ा सा ही सही बट कम हो जाएगा। याद रहेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन सेल से निकलते तो नहीं होंगे। हाँ, नहीं निकलता नहीं है। ये सिर्फ बात वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बारे में हो रहा है। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन, खैर इसके पास तो 2 ही सेल है, तो बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव, और वैलेंस वाला सेल के पास जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात हो रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसका साइज कम। हाँ, थोड़ा सा ही सही, मतलब जैसे सोचने में लग रहा है कि 9 है तो बहुत ज्यादा, उतना तो नहीं होता, क्योंकि बीच में और भी कई तरह का इफेक्ट्स होते हैं एटम्स के, सेल्स के जो बीच में जगह है उसके बीच में। बट अगर मोटा मोटी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, जगह बराबर होना चाहिए, ठीक है। अपने पोजीशन से थोड़ा तो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, और बाकी जैसे उसके पहले वाले एलिमेंट थोड़ा कम होगा, कम। बिल्कुल। इसी वजह से अक्रॉस द पीरियड साइज थोड़ा सा ही सही, बट अक्रॉस द पीरियड साइज जो है वो घटता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। सर बताया था कि स्कूल में यहाँ तक ये फ्लोरीन तक बढ़ता है, घटता है, अचानक से अचानक से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। ये जो नोबल गैस है, इसका इस हैलोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही सही, फिर थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस पैटर्न का वही वांडरवाल रेडियस अभी आपको पढ़ना नहीं है, तो इसके बारे में बता के कोई फायदा नहीं है। बट इस ट्रेंड में हम लोग याद करेंगे कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज घट रहा है, 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 घट रहा है। लेकिन नोबल गैस का अपने बगल वाले हैलोजन से थोड़ा सा ही सही, फिर इसका साइज इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप टेस्ट में नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। एनसीईआरटी बुक में इट इज नॉट मेंशन्ड इन क्लास 10, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। बट ट्यूशन रूम में है तो आप ये समझ, थोड़ा सा अगर आपको अलग से कहीं पर लिखना होगा तो आप लिख लेना, साइज घट रहा है, घट रहा है, अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड है कि घटेगा। सिर्फ अंतिम वाला जो नोबल गैस है उसका साइज जो है वो हैलोजन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। उसका कारण आप लोगों को सीनियर क्लास में पढ़ना है, बट थोड़ा सा अगर मेरे को समझाना पड़े, केमिस्ट्री बायोलॉजी में यही पंगा है बहुत, जो चीज आप पढ़े नहीं वो मैं समझाने का ट्राई भी करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक आगे क्लासेस का है। बट अगर बताना होगा तो इस तरह से मैं बताऊंगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में हम लोग को मालूम है, 9th क्लास में पढ़े थे, दीज आर गैसेज। और ये अभी 10th क्लास में पढ़े, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड गैस है, फ्लोरीन F2 बनाता है, O2 बनाता है, N2 बनाता है। इन सब का एटम एक्चुअली में इतना छोटा होता है, छोटा होते ही जा रहा है, इतना छोटा है कि इन सब का हम लोग एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली में इसका हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्लास 10th में 9th में आप लोग पढ़े थे। जैसे O का नहीं निकाल के O2 का निकालते हैं, F का नहीं निकाल करके F2 का निकालते हैं, क्योंकि F2 ही बनता है। ये दीज आर डाई एटॉमिक, 9th क्लास में पढ़े थे। तो जब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनता है तो थोड़ा बड़ा हो गया साइज इसका, फिर हम लोग इस F2 का मॉलिक्यूल का साइज निकाल के उसका हाफ कर देते हैं। मॉलिक्यूल का साइज निकाले, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसका हाफ कर दिया और मान लेते हैं यही इसका एटॉमिक रेडियस है। लेकिन ये कौन है लास्ट में? नोबल गैस के बारे में हम लोग पढ़े, मेंडलीव भी बताए और मोजले भी बताए, और हमें आज के डेट में मालूम भी है नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, तो कंबाइन करता नहीं है। तो ये जब अपना मॉलिक्यूल बनाने भी जाएगा तो जो दूसरा वाला हीलियम है, चाहे दूसरा वाला नियॉन है, उसके साथ ये शेयरिंग करेगा नहीं। शेयरिंग नहीं करेगा तो एटम्स इसका थोड़ा सा दूर दूर पर रहेगा, और दूर दूर पर रहेगा तो थोड़ा सा ही सही अपने बगल वाले हैलोजन से कंपेयर हो जाए तो नोबल गैस का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। आपके क्लास में पैटर्न ट्रेंड भी नहीं दिया हुआ है, बट ट्यूशन में आए हैं साइंस के स्टूडेंट, इतना बस पैटर्न कम से कम कुछ नहीं हो तो कम से कम पैटर्न आप याद कर लें
कि अक्रॉस द पीरियड साइज घटता है घटता है घटता है घटता है घटता ही लिखेंगे स्कूल एग्जाम में। सिर्फ अलग से कोई पिन पॉइंट करे तो बताना कि नोबल गैस का साइज अपने बगल वाले हेलोजन से ज्यादा होता है। ठीक है, ओके है। बाकी ये नहीं दिया हुआ आपकी किताब में। साइड रूट में कहीं पर लिखना है तो लिख लेना, वीडियो में रिकॉर्डेड रहेगा, कभी टेस्ट के समय कभी सुनना हो तो सुन लेना। बाकी अभी कॉपी में लिखते समय लिखने का 10th क्लास में जरूरत नहीं है। यही चीज जब 11th में लिखेंगे तो इसको जरूर पिन पॉइंट करके लिखना है। वहां पर वैंडरवाल रेडियस पहले तुमको समझाया जाएगा कि कैसे कोवेलेंट रेडियस अलग होता है। 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेजर टॉपिक है कि नोबल गैस का साइज हेलोजन से बड़ा होता है। 10th क्लास में ये बस ऊपर ऊपर से वाली बात है कि इग्नोर करना है तो कर दो, लेकिन ट्यूशन रूम में हो थोड़ा सा तो कुछ सीखोगे ही। तो नोबल गैस का साइज अपने बगल वाले हेलोजन से बस थोड़ा सा ही सही बहुत ज्यादा होता है, बट टेस्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके, वो जो एक्टिविटी भी दिया उस एक्टिविटी में भी देखो नोबल गैस को नहीं रख करके वो एक्टिविटी दिया हुआ, तो आप इससे दूर ही रह करके आंसर लिखेंगे स्कूल एग्जाम में। ठीक, कोई तुमसे पूछेगा ही नहीं एक्चुअली में, बुक में नहीं मेंशन है, कोई तुमसे पिन पॉइंट करेगा ही नहीं। एक्चुअली पिन पॉइंट ऐसे ही कर सकते हो जैसा अभी तुम पिन पॉइंट किए कि स्कूल में सर बताए तो तुम मेरे से पूछो तो मैं थोड़ा सा बता दिया। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या याद रहेगा? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू, यहां पर वर्ड है इंक्रीज इन, यहां पर वर्ड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कोई सब लिखना ही नहीं, एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है। ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, सब कुछ वर्ड लिखना ही नहीं है, नहीं दिया किताब में। 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, साथ कम अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा करेगा, मतलब ये सब लिखना ही नहीं है। एक ही वर्ड लिखना है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइड शूट में ट्यूशन रूम में हो कहीं पर लिखना है तो साइड में लिख सकते हो कि नोबल गैस का एटॉमिक साइज, नोबल गैस का एटॉमिक साइज, नोबल गैस का एटॉमिक साइज हेलोजन वाले से बड़ा होता है। ये कहीं पर लिखना है तो लिखना, टेस्ट में मत लिखना। टेस्ट में नहीं है, झूठ मूठ का लिखोगे कंफ्यूजन बढ़ेगा, है ही नहीं किताब में दिया हुआ, गलत गलत लिख दोगे, है ना। बस ऐसे ही जानने के लिए नोबल गैस का साइज, एटॉमिक साइज जो है वो अपने बगल वाले हेलोजन से बड़ा होता है। दूसरा वाला जो ट्रेंड है बच्चों वो रिएक्टिविटी को लेकर के है। सेकंड ट्रेंड जो है वो रिएक्टिविटी को लेकर के है। दूसरा ट्रेंड रिएक्टिविटी को लेकर के। अब यहां पर जो लोग मेटल नॉन मेटल मेरे पास पढ़े थे, ये जो अभी मैं ट्रेंड समझाने वाला हूं, मैं मेटल नॉन मेटल में पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम वाले में समझा चुका हूं। फिर से यहाँ पर शॉर्टकट पे लिखना है, मैं फिर से बता देता हूँ। टॉपिक यहाँ पर रिएक्टिविटी को लेकर के है। रिएक्टिविटी को लेकर के, साइज को लेकर के ही डिस्कशन है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या पढ़े हम लोग? साइज क्या होता है? साइज इंक्रीजेस। फिर चाहे तुम कूलम्बिक फोर्स लगाओ चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, सारे के सारे जो फोर्सेस हैं पहले भी मैं बताऊंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ये सब नहीं भी पढ़े होते, ऐसे कॉमन सेंस, दूरी बढ़ाओगे अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटेगा ही। दूरी बढ़ाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटेगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, और साइज अगर बढ़ रहा है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। किसके किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जो बीच वाला पॉजिटिव है न्यूक्लियस और एकदम एंड वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसी से मतलब है। बीच बात वाले से अभी फिलहाल 10th क्लास में तुमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है या फिर काफी स्ट्रांगली बाउंडेड है? और जितना लूजली बाउंडेड है वो फट से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कि उसको देरी लगेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने में? और एक बार इलेक्ट्रॉन फटाफट छोड़ दिया तो उसका मेटालिक रिएक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, मतलब उसका रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है, एक बार और बात हो जाए। डाउन द ग्रुप चलते हैं, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और ये अगर कम होते चले जा रहा है, इसका मतलब अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है तो उसको थोड़ा सा ही एनर्जी मिलेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट, ऐसे मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल तो गेन करता है, शेयर करता है, और यू कैन से। तो मेटल वाला जितना भी एलिमेंट है वो जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो वी कैन से डाउन द ग्रुप हम लोग चल रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत? ठीक है, बट यहाँ पर रिएक्टिविटी सब में थोड़ा सा झोल है। रिएक्टिविटी 50 तरीके का हो सकता है, हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो इस रिएक्टिविटी को हम लोग तोड़ लेते हैं थोड़ा सा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का बोल करके। ठीक है, रिएक्टिविटी वर्ड नहीं चलेगा क्योंकि रिएक्टिविटी अभी सीनियर क्लास का छोड़ो, 10th क्लास में देखो पहले चैप्टर के हिसाब से रिएक्टिविटी का दूसरा मतलब एसिड बेसिस सॉल्ट के हिसाब से दूसरा मतलब हो रहा था। फिर मेटल नॉन मेटल पढ़े, उस हिसाब से रिएक्टिविटी अलग है। फिर वो रिएक्टिविटी सीरीज आप ऑफिशियली एक टॉपिक पढ़े रिएक्टिविटी को लेकर के, बट वो सिर्फ किसका रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ कर आए हो? मेटल का। और तुम जो ये जो टेबल अभी पढ़ रहे हो वो सिर्फ मेटल का थोड़ी पढ़ रहे हो, तुम तो सारे एलिमेंट का पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा ये शब्द को लेकर के झोल झमेला है। केवल रिएक्टिविटी बोल करके लिखने जाओगे तो पूरा ट्रेंड ब्रेंड उल्टा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब जो हम लोग बात किए ये सारा इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला बात हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने का खूबी मेटल के पास होता है। तो ये जो रिएक्टिविटी बढ़ने का बात हो रहा है उसको हम लोग सिर्फ मेटल के लिए ही वो रखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व रखेंगे। ये रिएक्टिविटी बढ़ने वाली बात सिर्फ मेटल के लिए होगी। ठीक है, तो हम लोग डाउन द ग्रुप अगर बात करें, डाउन द ग्रुप के हिसाब से बात करें, डाउन द ग्रुप मेटेलिक डाउन द ग्रुप मेटेलिक रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्षमता। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। और मेटेलिक रिएक्टिविटी मेटल का बात हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इसी को ही हम लोग केमिस्ट्री में पहले 9th में भी पढ़े थे। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिंपल हिसाब से बात करें, यहाँ पर रिएक्टिविटी वर्ड हटा करके अगर सोचते हैं मेटल का पॉजिटिव चार्ज बना लेने का क्षमता डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मेटेलिक रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करने का सीधा सीधी मतलब है कि अक्रॉस द पीरियड फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं इंक्रीज करेगा। अगर डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो इसका क्लियर कट मतलब है कि फिर अक्रॉस द पीरियड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो साइज कम हो रहा है। ये पूरा खेल कहां से बनाए हो, ये पूरा गेम साइज से बना रहे हो, तो साइज तो डाउन द ग्रुप ही ना बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो डाउन द ग्रुप अगर तुम बता रहे हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है तो वी कैन डायरेक्टली से कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं बढ़ेगा, है ना। पेज नंबर 86 निकालो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और कल भी देखे थे इसमें हम लोग देखे ही थे, अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं दाहिने तरफ तो मेटल नहीं नॉन मेटल मिलने लगता है। कल ही तो देखे थे, शुरू मेटल से करोगे और अक्रॉस द पीरियड अगर जाना शुरू कर दोगे तो वहां पर तुमको नॉन मेटल दिखता है। ये सीधा सीधी हिंट है, प्रूफ है, स्टेटमेंट है कि अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक प्रॉपर्टी का बात ही नहीं है। मेटेलिक प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट नीचे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता, कटायन बनाने का क्षमता जो है वो डाउन द ग्रुप मेटल्स का बढ़ेगा। नॉन मेटल के पास ये क्षमता ही नहीं है, तो बढ़ने घटने वाली बात ही नहीं। ओके है, तो अपना पीरियोडिक टेबल देखो और उसमें साफ तुमको समझ में आ रहा होगा अक्रॉस द पीरियड जब ये घटिए रहा है और डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो अपना कॉमन सेंस से पीरियोडिक टेबल देख करके बताओ कि सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का किसका चांस है। जब डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है और अक्रॉस द पीरियड घटिए रहा है तो तुमको आंसर कहां पर पड़ेगा, पहला ही ग्रुप में पड़ेगा, क्योंकि सेकंड थर्ड इधर जाने लगोगे तो ऐसे ही घट रहा है। पहले में ही देखना पड़ेगा और नीचे बढ़ रहा है तो तुमको कहां जाना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है कि तुमको नीचे ही जाना पड़ेगा। दिख रहा कौन है, फ्रांसियम दिख रहा होगा, तो इसी में हम लोग अलग से लिखेंगे। फ्रांसियम का FR सिंबल है ना, और सीजियम का क्या है, CS। फ्रांसियम एंड सीजियम ये दोनों जो है आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब फ्रांसियम है या सीजियम तो साइंस का क्लास है, मैथ्स का क्लास नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला लगा करके गिन लें। इस पर फिर डिस्कशन है कि फ्रांसियम है या सीजियम है। कई जगह पर फ्रांसियम लिखा हुआ है, कई जगह पर सीजियम भी लिखा हुआ है। तो ये ऐसे मतलब मैं ऐसे ही बताया आपको, ट्रेंड मैथ जैसा फॉर्मूला पर बेस तो है नहीं। कॉमन सेंस कहता है डाउन द ग्रुप घटता है तो फर्स्ट वाले में ही
आएगा और नीचे की तरफ जाते तो बढ़ जाएगा, बट फ्रांसियम सीजियम के बीच में मुकाबला एकदम क्लोज है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। और मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, चाहे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये यूनिवर्सली है तो काम ही करेगा, ऐसा साइंस में होता नहीं है ना। तो टेस्ट में अगर एक का नाम पूछे, जो कि नहीं पूछा जाएगा, अगर एक का नाम पूछेगा तो वी विल प्ले सेफ फ्रांसियम लिखेंगे। लेकिन आप भैया दीदी से आपके सीनियर क्लास में भाई बहन होंगे पढ़ने वाले अगर, और या फिर खुद से भी कुछ इधर इंटरनेट का सहारा लेते हो, तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आपको इंटरनेट पर भी अलग अलग आंसर दिखेगा फ्रांसियम और सीजियम के बीच में, ठीक है। सो वी विल प्ले सेफ, एग्जाम में आएगा तो नीचे वाला फ्रांसियम है ना सबसे नीचे, वी विल प्ले सेफ, स्कूल एग्जाम में आएगा फ्रांसियम लिख के काम चला लेंगे, ठीक है। ओके ओके चलो, तो ये रिएक्टिविटी वर्ड के बारे में पहले देख लिया कि रिएक्टिविटी सब थोड़ा सा ठीक नहीं है। ट्रेंड बनाते समय रिएक्टिविटी में तुमको बताना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्टिविटी यू आर टॉकिंग अबाउट। मेटल का रिएक्टिविटी इज अबाउट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर अक्रॉस द पीरियड चलते हैं तो देख लो पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल मिल रहा है, अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटल मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर साफ साफ डाउन द ग्रुप अगर मेटालिक रिएक्टिविटी, मेटल का रिएक्टिविटी घट रहा है, तो अक्रॉस द पीरियड अगर बात करेंगे तो नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी या फिर प्रॉपर्टीज, नॉन मेटालिक रिएक्टिविटीज या अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब है पॉजिटिव चार्जेस नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वर्ड मेटल्स के साथ इंडल्ज्ड ही नहीं है, ये वर्ड ही जो है वो नॉन मेटल के साथ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सिर्फ मेटल्स के साथ बातचीत होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो नॉन मेटल्स के साथ बातचीत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो अक्रॉस द पीरियड चलेंगे, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड के समय पर टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन, बट शेयरिंग को इसमें नहीं मान के चल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। और अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक इलेक्ट्रॉन गेन करने का, इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का क्षमता जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सबको खोद करके निकालना पड़ेगा। सिंपल रिएक्टिविटी तो ठीक है, बट जब ट्रेंड का बात करो तो मेटल और नॉन मेटल का बताना पड़ेगा विच रिएक्टिविटी यू आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस ऑफ मेटल्स, and if you are talking about electronegativity then across the period electronegativity increases but for non metals। सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना पीरियोडिक टेबल देख करके बताओ, जैसे अक्रॉस द पीरियड बढ़िए रहा है, डाउन द ग्रुप पीरियड घटेगा ही, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का चांस किसका है? अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा है, तो किसका होने का चांस है? अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहा है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ रहा है, नीचे आना नहीं है, जाना अक्रॉस द पीरियड और बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा उधर जाकर? फ्लोरीन है ना, क्योंकि उसके पीछे तो नोबल गैस है, नोबल गैस तो शेयर करता ही नहीं है, तो बातें खत्म। शेयर और यू कैन से गेन करता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन दूसरे का, तो नोबल गैस तो गेम में है नहीं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट हेलोजेंस। और हेलोजेंस में सबसे पहले कौन आ जा रहा है? फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन है, तो क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स। जब तक फ्लोरीन तक चलते हैं तो वो ऑक्सीजन के तो कम हो जाता है। नहीं, एक्चुअली में फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है। ट्रेंड ऊपर नीचे, इतना आसान ट्रेंड नहीं है याद करना, देयर विल बी मेनी इफ एंड बट, इसीलिए एक नहीं लिख रहा है, इसलिए 2-3 लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे आप लोग कुछ दिन पहले बता रहे थे कि एटॉमिक मास निकालने में ही झमेला है, 10 बार अलग अलग तरीके से 9th-10th में ही पढ़ चुके हैं, तो रेडियस में तो और भयंकर झमेला है। रेडियस तुमको जैसे लग रहा है कि एक एटम को स्फीयर मान लिया, उसका रेडियस निकाल दिया, इतना आसान मेथड ही नहीं है, बार बार रेडियस निकालने का प्रोसेस में भी चेंजेस है, और ये साइज पर गेम बना हुआ है। और देख रहे हो कितने का अंतर है, आप लोग अंतर देखे, पिकोमीटर में अंतर है, और साइज बार बार साला निकालने का पैटर्न अलग अलग टाइप का है, तो बिल्कुल स्मूथ ट्रेंड नहीं है कि आप सीधा रट ले, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इस तरह से केमिस्ट्री विल नॉट वर्क, ठीक है। देयर विल बी मेनी इफ एंड बट्स, तो हम लोग को इफ एंड बट में पढ़ना भी नहीं, हम लोग याद करेंगे, एग्जाम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पूछा जाएगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। एक का बात बताना होगा तो फ्लोरीन लिखा जाएगा, अगर एक ही लिखने की बात होगी तो फ्लोरीन वी विल राइट, ठीक है। तो ये सब हो गया रिएक्टिविटी के बारे में बातचीत, ठीक।
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब जितना इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन कितना अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, मैं 9th क्लास से बता रहा हूँ। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे जितना जल्दी से जल्दी, बिल्कुल अपने पे पहुंचे। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करे उससे कोई मतलब नहीं। उस कितना इलेक्ट्रॉन वाला तो फिर तो गड़बड़ाई जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज में। एल्यूमिनियम रिएक्टिव ज्यादा होगा, बट सोडियम पोटेशियम, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम पोटेशियम 1 है। जो जितना इजीली अपना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले, बात खत्म। बढ़ता है वो टेंडेंसी ज्यादा है डाउन द ग्रुप। और वो मेटल के लिए ये पैटर्न है, नॉन मेटल में तो आएगा नहीं पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाएगा। ये सब बहुत जल्दी अच्छा है। बिल्कुल। और इसमें थोड़ा सा याद ही आ रहा है, जैसे बातचीत हो रहा है तो उसी में वो था ना, क्या था हमारा पोली एटॉमिक आयन का चार्ज क्लास 9 में बात हो रहा था, है ना। उसमें आया था ये सल्फेट SO4। जो लोग पढ़े नहीं 9th उनको समझ में नहीं आएगा, बाकी जो लोग पढ़े थे, ये पोली एटॉमिक आयन था, उसमें पढ़े थे। सल्फर के ऊपर भी -2 था, वहां पर पढ़े थे हम लोग 9th में। और ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 × 4 या -8 हो गया। तो सल्फेट का चार्ज -10 हो जाना चाहिए। बट क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था कि सल्फर भी नॉन मेटल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लेना है। और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन लेना है। ऐसे केस में चेक करना पड़ता है कि उन दोनों नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा। तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक बार ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच जाएगा। तो ऑक्सीजन जब लेगा तो -2 × 4 दिस विल बी -8। मजबूरी में इस केस में सल्फर को अपना इलेक्ट्रॉन इस केस में लूज करना पड़ता है। 9th में भी बताया गया था। और कितना लूज करना पड़ेगा, 6 लूज करना पड़ेगा। 6 -8 ये क्लास 9th में आपको सिखाया गया था। जो लोग नहीं पढ़े हैं, इसके बारे में पढ़ाया गया था। SO4 2 नेगेटिव पोली एटॉमिक आयन क्लास 9 में पढ़ाया गया था। पेच है इसमें, कार्बोनेट में कोई पेच नहीं है। CO3 में पढ़े थे, कार्बोनेट का +4, ऑक्सीजन का -6, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव। बट सल्फेट में पेच है, फॉस्फेट में पेच है। फॉस्फेट में फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, क्लास 9 में पढ़ाया गया था। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। फॉस्फोरस के ऊपर -3 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 × 4 या -8। इसके ऊपर चार्ज -11 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे केस में आपको सिखाया गया था 9 में, देखा जाता है कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। वहां पर बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। ये इलेक्ट्रॉन खींच जाता है फॉस्फोरस का। तो मजबूरी में फॉस्फोरस को यहाँ पर +5 शो करना पड़ता है, जिसके वजह से 9th में पढ़े थे फॉस्फेट के ऊपर चार्ज जो है वो 3 नेगेटिव चला जाता है। तो ये गेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हर जगह पर आएगा नहीं। फिजिक्स मैथ्स नहीं है कि हर जगह पर चला है, खास जगह पर इस्तेमाल होगा। वहां पर आपको ट्रेंड 10th में याद करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेंड याद करना है। तो साइंस ऑप्ट करो, नहीं ऑप्ट करो तो यही तुम्हारा ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, क्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, बस बात खत्म। ठीक है, आगे लिखते हैं। ऑन ही है ना, ये थोड़ा सा लिखना है कहीं पर, तो अगर साइड शुड में कहीं पर लिखना है तो लिख लेना, अदरवाइज जो पढ़े ही नहीं तो क्या ही लिखेंगे। हाँ, डाउन द ग्रुप तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ेगा, लेकिन सेल भी तो बढ़ जाएगा। तो बात है, सेल बहुत ज्यादा का मात्रा में बढ़ जाएगा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला गेम आप तब खेलेंगे जब साइज बराबर रहे, मतलब सेल बराबर है बट उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, वहां पर होगा कि खींच लेगा। अब सेल ही ज्यादा हो जा रहा तो फिर वो रूल जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा। सेल ही ज्यादा तो साइज बहुत ज्यादा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो ना हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क तो पड़ता है बट वो ओवरलैप कर जाएगा, साइज ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, हाँ, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है। एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द सेंस इज टॉकिंग के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है, कभी नंबर बढ़ रहा है, बट साइज ही बहुत ज्यादा है, तो फिर दिक्कत ही नहीं। मिटा दो ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड को याद करना है, इसका टेबल भी पढ़ना है, इसको निकालने का ऑफिशियल फॉर्मूला भी पढ़ना है जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट में किसका ज्यादा किसका कम, ऑफिशियल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग बाकायदा फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू ऑप्ट साइंस, नहीं ऑप्ट करो तो तुम्हारा कहानी यहीं पर खत्म। रट के याद कर लो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता, क्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता, बात खत्म हो गया आपका। इससे ज्यादा तुम जानने का हकदार ही नहीं हो इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर साइंस पेपर। इससे ज्यादा जान के क्या ही करोगे। ठीक है, थर्ड नंबर, तीसरा नंबर जो पैटर्न है वो थोड़ा आसान है, मतलब जो आपको सिंपल वाला लिखना है। ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी जल्दी लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग देखे हैं, डाउन द ग्रुप अभी लिखे थे और अक्रॉस द पीरियड लिखे थे।
तो डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना रह जा रहा है? सेम, मतलब 1। एक एग्जांपल के लिए लिखे थे, इसका मतलब है डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम। डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। और अक्रॉस द पीरियड अभी जस्ट देखे थे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 तक जा रहा था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 8। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत, ठीक है। चौथा नंबर वैलेंसी। अब ये जो लोग पढ़े हैं 9th में वो लोग बता सकेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम रह जा रहा, तो वैलेंसी तो सेम ही रह गया, है ना। तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी और ये रटना मत, पैटर्न है, आराम से याद हो जाता है। लेकिन वैलेंसी जो लोग को निकालने आता है क्लास 9 में 10 में पढ़े हो, 1 2 3 4, फिर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 5 नहीं 3, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 8 वाले को नहीं जरूरत है। तो वैलेंसी कहां से कहां तक गया? 1 से 4, फिर 3 to 1 0। तो वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा हो नहीं सकता। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 10 व्हिच शोज वेरिएबल वैलेंसी, बट वी हैव टू डू नथिंग अबाउट वेरिएबल वैलेंसी इन दिस टॉपिक। वैसे होता है, देयर आर मेनी एलिमेंट्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी, बट उसके बारे में ट्रेंड में बातचीत नहीं कर सकते, उसके लिए अलग चैप्टर अलग टॉपिक है ना। यहाँ पर वी कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 होगा, 0 किसी का मतलब 1 to 8 होगा, सॉरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी क्या हुआ? इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां? 1 to 4, then decreases to 0, then decreases to 0। ठीक है, ये हो गया चौथा प्रॉपर्टी। 10th में 5 ही दिया हुआ है टू बी प्रिसाइज। कितना मिनट हो गया? 42। चलो हो जाएगा, हो जाएगा। और बताओ क्या हाल है? सब ठीक? और बाहुबली क्या हाल है? ठीक है। पता नहीं होगा, ढला करो, क्या बात होगी? तो एक और ट्रेंड आपके क्लास में दिया हुआ, मिटा दे रहा हूं इसको। हाँ, फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर वन टॉपिक। वो भी मेरे को क्लास में पता है, कुछ लोग ध्यान से पढ़े नहीं है, सिलेबस आज खत्म हो गया आपका, मेरे को मालूम है। कुछ लोग नहीं पढ़े, साल भर नहीं पढ़े, सो नहीं पढ़े। बाकी 5वां ट्रेंड जो है वो एक ऐसा ट्रेंड के बारे में बात है जो कि चैप्टर 1 में भी था, चैप्टर 2 में भी था, चैप्टर 3 में भी था। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटालिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। चैप्टर 1 में भी था, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी है, चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल में भी है। जो लोग नहीं पढ़े, आई कैन नॉट हेल्प। जो लोग पढ़े उन लोग को याद होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटालिक ऑक्साइड्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या था? याद है कि भूल गए हो? तो इसमें आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों में बताया गया था कोई भी मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। वहीं पर बताया गया था कि मेटालिक ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर जो है वो बेसिक होता है। नहीं याद है जाके देखो, वीडियो देखो, चाहे किताब में देखो, आपको मिल जाएगा। या फिर एक बार देख ही लो, एक बार चेक कर लो, ठीक है। एक बार किताब में भी मिलाओ, किताब भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नहीं ऐसे तो लिखे ही हो, बट तुम लोग का लिखना तो 41
उसमें भी है वैसे क्या पेज नंबर 41 22 में है 22 में भी है। अच्छा बहुत सारे चैप्टर में है 22 बहुत गलत पेज बता रहे हो मेरे को मिल नहीं रहा अच्छा उसमें नहीं होगा कॉपी में मिल गया नहीं किताब में देखो 22 का थर्ड लाइन उसमें 21 22 में भी 21 ही में देखो 21 का एंड में आपको दिखेगा 21 का एंड 21 का ही एंड 21 का एंड में ही दिखेगा दिख रहा होगा मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करते हुए दिख रहा है एसिड के साथ क्या बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर और ये तीनों चैप्टर में है इसलिए देखो बच्चों लोग एग्जांपल दे रहे तीनों चैप्टर में है ये तीनों चैप्टर में इससे रिलेटेड बातचीत है एसिड बेसल सॉल्ट में भी है पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी है और कार्बोनेट कंपाउंड में भी नहीं पढ़ो तो बेवकूफ को पढ़ना ही था तो मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ तो कौन है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो वो बेस है तो बेस तो नहीं है मेटालिक ऑक्साइड बस इसका नेचर जो है वो बेसिक होता है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो लोग नहीं पढ़ा वो आराम करो बाकी जो लोग पढ़े मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर जो है वो बेसिक होता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का जो प्रॉपर्टी मतलब जो एसिडिक होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर तो अभी बात हो रहा था डाउन द ग्रुप में तो डाउन द ग्रुप अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि डाउन द ग्रुप में मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है मेटालिक प्रॉपर्टी मेटालिक रिएक्टिविटी बढ़ता है तो उसका मेटालिक ऑक्साइड्स ज्यादा बेसिक होता है ठीक है बेसिक तो है ही सारा मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक बट डाउन द ग्रुप बेसिसिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मेटालिक ऑक्साइड का बेसिक होने का प्रॉपर्टी बेसिक होने का नेचर जो है वो ज्यादा होता है ठीक है उसी तरह से अक्रॉस द पीरियड के बारे में बात करें अक्रॉस द पीरियड तो मिलता ही हमें नॉन मेटल है और नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड बनाता है तो नॉन मेटल भैया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से एसिडिक होता है तो अक्रॉस द पीरियड में एसिडिटी ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स यू कैन से इंक्रीजेस ठीक है लाइन खींच लेना एसिडिटी और बेसिसिटी के बाद में इतना ही ट्रेंड है 10th क्लास में इतना ही ट्रेंड पढ़ना है और सिर्फ इस ये जो 5 ट्रेंड पढ़ रहे हैं इसमें भी बहुत ज्यादा इफ एंड बट है सीनियर क्लासेस में बट अभी 10th के हिसाब से बात करें तो दीज आर द 5 बेसिक ट्रेंड विच यू हैव टू रिलेट विच यू हैव टू स्टडी विच यू हैव टू रिमेंबर which you have to understand in our modern periodic table ये सब ट्रेंड है कल ये चैप्टर क्वेश्चन बना तो सब में पूरा पूरी जो है वो खत्म हो जाएगा ठीक है